नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सप्त सिंधु। आज परमा एकादशी है। कलकत्ता के नज़दीक स्थित सोडेपुर आश्रम में गांधी जी के साथ ठहरे हुए लोगों में से 2-3 लोगों का परमा एकादशी का व्रत है। उनके लिए विशेष फलाहार की व्यवस्था की गई, लेकिन गांधी जी के दिमाग में कल रात को सोहरावर्दी के साथ हुई भेंट घूम रही है। शहीद सोहरावर्दी, इस नाम में शहीद शब्द का बलिदान से कतई कोई संबंध नहीं है। यदि हुआ भी तो वह दूसरों की हत्या करने वाला जैसा ही संबंध है। 1946 के डायरेक्ट एक्शन का खलनायक सोहरावर्दी उस घटना के 1 वर्ष बाद गांधी जी से भेंट करने आया है। डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन अत्यंत क्रूरता और बर्बरता से 5000 हिंदुओं की हत्या का पाप अपने माथे पर लिए शान से घूम रहा है। अत्यंत धूर्त, स्त्री लंपट, व्यसनी और क्रूर सोहरावर्दी देखने में एकदम पढ़ा लिखा और सभ्य व्यक्ति लगता है। बड़े ही आधुनिक कपड़े पहनता है। कट्टर मुसलमान होने के बावजूद इस मामले में वह अंग्रेजी दाही है। आज गांधी जी की प्रार्थना में काफी भीड़ है। कुछ पत्रकार भी सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। भजन और सूत काटने के बाद गांधी जी बोलना आरंभ करते हैं। अब केवल 2 दिन बाद ही आने वाला 15 अगस्त भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस सिद्ध होने जा रहा है। मैंने सुना है कि कलकत्ता के कुछ मुसलमान इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह समाचार गलत होगा। जाहिर है कि यह महत्वपूर्ण दिवस कैसे मनाना चाहिए, इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होगा, और वैसे भी हम किसी पर भी यह दिन विशिष्ट पद्धति से मनाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को क्या करना चाहिए, तो मेरा जवाब यही है कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रध्वज को प्रणाम करना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि भारत में पुर्तगाल और फ्रांस शासित राज्यों अर्थात गोवा, दमन, दीव, पौंडीचेरी आदि में रहने वाले भारतीय भी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले हैं। ये पूरी तरह से मूर्खता है। इसका अर्थ यही निकाला जाएगा कि हम भारतीयों में घमंड आ गया है। अभी ब्रिटिश भारत छोड़कर जा रहे हैं, फ्रेंच अथवा पुर्तगाली नहीं। मेरा ये मानना है कि इन राज्यों में रहने वाले भारतीय भी आज नहीं तो कल स्वतंत्र हो ही जाएंगे, परंतु उन्हें आज कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कल रात को शहीद साहब सोहरावर्दी मुझसे भेंट करने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी अशांत परिस्थिति में मुझे कलकत्ता छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं कलकत्ता में अपना मुकाम कुछ दिन और बढ़ाऊं और जब तक पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक मैं यही रहूं। उनका ये अनुरोध स्वीकार करने के लिए मैंने सोहरावर्दी साहब के सामने एक शर्त रखी है, और ये शर्त है कि कलकत्ता के किसी अशांत स्थान पर सोहरावर्दी साहब मेरे साथ एक छत के नीचे रहें और उस स्थान पर पुलिस अथवा सेना की कोई सुरक्षा नहीं हो। अगले 1-2 दिनों में सीमा आयोग का निर्णय घोषित होगा और विभाजन की निश्चित रेखा स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे कठिन समय पर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही उस आयोग के निर्णय का सम्मान करना आवश्यक है। श्रीनगर में कश्मीर के महाराजा ने उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक को बर्खास्त कर दिया है। प्रधानमंत्री के रूप में काक का केवल 2 वर्षों का कार्यकाल अत्यधिक विवादित रहा है। उन्होंने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू से खुली दुश्मनी मोल ले ली थी। कुछ माह पूर्व जब 19 से 23 जून के बीच लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर में प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने महाराज से निवेदन किया था कि कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। उस समय महाराज ने यह सलाह सिरे से ठुकरा दी थी, लेकिन इसके बाद काक महाशय ने यह पैंतरा चला था कि कश्मीर का विलीनीकरण यदि पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो वह भारत में भी नहीं होना चाहिए। काक ने महाराज को सलाह दी थी कि कश्मीर को स्वतंत्र ही रखें। 9-10 दिन पहले यदि गांधी जी ने अपने श्रीनगर यात्रा में स्पष्ट रूप से अपना मत रखा होता कि कश्मीर का विलय भारत में ही होना चाहिए, तो संभव है कई बातें बेहद सरल हो जाती। लेकिन गांधी जी के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही उनकी अपनी संतानें लगती थी, इसलिए उन्होंने कश्मीर के विलीनीकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा। नेहरू के आग्रह पर गांधी जी ने रामचंद्र काक को निकाल दीजिए, इतना ही सुझाव महाराज को दिया।
गांधी जी की सलाह का सम्मान करते हुए महाराजा हरि सिंह ने इसे अमल में लाया और मूलतः हिमाचल प्रदेश के परंतु महाराज के रिश्तेदार जनक सिंह को कश्मीर का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। रामचंद्र काक ने भागने का प्रयास किया परंतु वे सफल नहीं हुए। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें घर में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया और अब कश्मीर की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दिल्ली में भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का एक आदेश निकला है जिसमें डॉक्टर जीवराज मेहता को डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। ब्रिटिश शासन की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि ऐसा पहली ही बार हुआ है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज से बाहर के किसी चिकित्सक की इस सर्वोच्च पद पर नियुक्ति हुई है। डॉक्टर जीवराज मेहता गांधी जी के निजी चिकित्सक हैं और पिछले 20 वर्षों से वे ही गांधी जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते आए हैं। कल रात से ही लाहौर में भड़के भीषण दंगों ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। कल किसी ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि रेडक्लिफ के सीमा आयोग ने लाहौर को भारत में शामिल करने का निश्चय कर लिया है। बस फिर क्या था, मुस्लिम नेशनल गार्ड के लोग तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उनकी तरफ से तो हिंसा की पूरी तैयारी थी। इस अफवाह के कारण सामान्य मुसलमान भी आक्रोशित हो उठा। कल रात से ही आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई थी। लाहौर के कुछ इलाकों में संघ के स्वयंसेवकों ने अद्भुत एवं अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कई हिंदू सिखों के प्राण बचाए। संघ कार्यालय हिंदू मोहल्ले में होने के बावजूद मुस्लिम नेशनल गार्ड इस पर हमला करेंगे ऐसी सूचना मिलने के कारण बहुत से स्वयंसेवक संघ कार्यालय की रक्षा के लिए वहां रात भर मजबूती से डटे रहे। आज सुबह 10 बजे से ही मुस्लिम गुंडों के आक्रमण और भी तीव्र होते चले गए। साथ ही चूंकि सिख अपने पहनावे के कारण जल्दी पहचान में आ जाते हैं, इसलिए सिखों पर ही सबसे ज्यादा हमले हुए। लाहौर की सड़कों पर अत्यंत भयानक और पाशविक अत्याचार जारी थे। दोपहर 3 बजे तक अधिकृत रूप से मृतकों की संख्या 50 पार हो चुकी थी। इन मृतकों में अधिकांश हिंदू और सिख ही थे। ऐसे थोड़े बहुत भाग्यशाली लोग थे जो अस्पताल पहुंच सके। उनके जख्म इतने विचित्र, भयानक और गहरे थे कि डॉक्टर और नर्सें भी एक एक घायल के साथ अक्षरशः मृत्यु से युद्ध कर रहे थे। दोपहर आते आते लाहौर के दंगों की आग गुरदासपुर और लायलपुर तक पहुंच चुकी थी। अंततः दोपहर 4 बजे गवर्नर जेनकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजा कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में दंगे कर रहे हैं। परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और इधर लाहौर जल रहा है। लाहौर के साथ ही पूरा पंजाब भी जलने की कगार पर है। लेकिन दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कलकत्ता बंदरगाह के 2.5 लाख मुसलमान खलासियों की तरफ से एक पैम्फलेट प्रकाशित किया गया है। इस पैम्फलेट में मुस्लिम खलासियों के संगठन ने धमकी दी है कि यदि कलकत्ता को पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसमें आगे कहा गया कि सन 1690 से जब से कलकत्ता बंदरगाह का निर्माण हुआ है तभी से यह मुसलमानों के नियंत्रण में है। इस कारण हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल को इसे देना किसी भी अर्थ में उचित नहीं कहा जा सकता। आश्रम में गांधी जी झपकी ले रहे हैं। इस कारण अखंड बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी की ओर से आए हुए कलकत्ता के पूर्व महापौर उस्मान के सामने इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 3 बजे उस्मान की गांधी जी से भेंट हुई। उस्मान अपने साथ शहीद सोहरावर्दी का एक पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र में सोहरावर्दी ने गांधी जी के साथ एक ही छत के नीचे रहने वाला प्रस्ताव मान्य कर लिया है। यह पत्र पढ़ते समय गांधी जी के चश्मे के अंदर से चमकने वाली उनकी आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अनेक लोगों ने गांधी जी से कहा कि सोहरावर्दी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह एक परले दर्जे का बदमाश व्यक्ति है, परंतु किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई भी राय कायम करना गांधी जी को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति के साथ एक छत के नीचे रहने का प्रयोग करके देखना निश्चित किया। अब कुछ ही दिनों के लिए शेष रह गए कराची के कांग्रेस कार्यालय से एक प्रेस नोट तमाम अखबारों को भिजवाने के लिए तैयार हो चुकी है। यह प्रेस नोट कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी की है। आचार्य कृपलानी स्वयं कराची में उपस्थित हैं, परंतु कांग्रेस कार्यालय में जो भी बचे खुचे कार्यकर्ता हैं
उनमें कृपलानी से भेंट करने का कतई कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रेस नोट में कृपलानी ने कल लियाकत अली खान द्वारा उन पर एवं कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं उनका खंडन किया है। कल लियाकत अली खान ने मुझ पर आरोप लगाया है कि सिंध के हिंदुओं को भड़का रहा हूं और उन्हें सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसा रहा हूं। मैं इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करता हूं। अपनी कुछ सभाओं में मैंने जिस नारे का उल्लेख किया है उसमें कहा गया है कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। इस संदर्भ में मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों से ही इस प्रकार की भड़काऊ नारेबाजी बंद करने का आग्रह किया है। उधर दिल्ली के गवर्नर हाउस में लॉर्ड माउंटबेटन अपनी खास आराम कुर्सी पर पीठ टिकाए आंखें बंद करके विचार मग्न बैठे हैं। उनकी आंखों के सामने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तीर्ण इतिहास एक चलचित्र की तरह आ रहा है। आज के दिन तत्कालीन अखंड भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व आरंभ हुआ था। एकदम सटीक रूप से कहा जाए तो 12 अगस्त 1765 के दिन ही इलाहाबाद समझौता हुआ था। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 से काम कर रही थी। इसने भारत में अनेक समझौते भी किए, परंतु ये सारे समझौते व्यापारिक किस्म के थे। सबसे पहले बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पहली बार राजनीतिक स्वरूप का समझौता जिसके साथ किया वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ किया, यानी आज से ठीक 182 वर्ष पहले। तब से लेकर आज तक गंगा नदी में काफ़ी पानी बह चुका है। इस बीच 1857 का विद्रोह भी हो गया, लेकिन अब ये साम्राज्य केवल 2 दिनों के बाद हम इन भारतीयों को सौंपने जा रहे हैं। एक झटके से लॉर्ड साहब की आंखें खुली। फिलहाल भूतकाल में झांकने का कोई फायदा नहीं, अभी तो वर्तमान की तरफ ध्यान देना जरूरी है। लॉर्ड साहब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को पूरा करने जा रहे हैं और ये विषय है अखंड हिंदुस्तान की सेना का विभाजन। इसके द्वारा एयरफोर्स की 10 स्क्वाड्रन में से 2 पाकिस्तान को और 8 भारत को मिलेंगी। इसी प्रकार आर्मी और नेवी के विभाजन में भी 2 यूनिट भारत को और 1 पाकिस्तान को दी जाएगी। ऐसा विभाजन किया जा रहा है। इंडिया हाउस पर 15 अगस्त के दिन भव्य तरीके से तिरंगा फहराया जाने वाला है। इस कार्यक्रम के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर कृष्ण मेनन। यह कार्यक्रम 15 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। इसी के साथ लंदन में अनेक सार्वजनिक स्थलों पर छोटे छोटे समूहों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। शहीद सोहरावर्दी के साथ एक छत के नीचे रहने के लिए गांधी जी ने कलकत्ता के बेलिया घाट की हैदरी मंजिल को चुना है। मूलतः यह इमारत एक अंग्रेज व्यापारी की थी। बेलिया घाट एक बेहद गंदा और मलिन परिसर है। हिंदू मुस्लिमों की मिश्रित जनसंख्या वाला परंतु फिर भी मुस्लिम बहुल इलाका। इस परिसर की यह इमारत वीरान पड़ी थी। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। बड़े बड़े चूहों का इमारत में साम्राज्य था, परंतु कल से गांधी जी और सोहरावर्दी यहाँ निवास करने वाले हैं, इसलिए इस इमारत का थोड़ा रंग रोगन और साफ सफाई की जा रही है। खंडित स्वतंत्रता के लिए अब केवल 3 रातें ही बची हैं। सीमाओं पर दंगों की आग भड़की हुई है। पंजाब जैसे राज्य में तो मानो प्रशासन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची। मुर्गियों भेड़ बकरियों की तरह हिंदू सिख मारे जा रहे हैं। और इधर 3 जून को भारत का विभाजन स्वीकार करने वाले कांग्रेस के नेता दिल्ली के राजनीतिक वातावरण में 14 अगस्त की रात्रि वाले स्वतंत्रता समारोह की तैयारियों में लगे हुए हैं।